नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 द्वितीय सत्र हिंदी विषय में इकाई 2 के अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। विद्यार्थी मित्रों, यदि आपने हम भी बने महान इस इकाई के सारांश की चर्चा की वीडियो ना देखी हो तो उस वीडियो को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां पर टच करके देख सकते हैं, या फिर यहां पर मैं ऊपर जो आई बटन दिखा रहा हूं यानी कि सजेस्टेड वीडियो बता रहा हूं, इधर कोने पे वहां पर आई बटन आप देख सकते हो सजेस्टेड वीडियो में। यहां से जो लिंक मिल रहा है उसको टच करके वहीं से भी आप इसका पहला पार्ट सारांश की चर्चा का वीडियो देख सकते हो। अब बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? तो बच्चे को बचाने में यदि देरी हो जाती तो बच्चे की जान जा सकती थी। तो बच्चे को बचाने में देरी हो गई होती तो बच्चा मर सकता था, उसकी जान जा सकती थी, या तो फिर उसे बहुत शारीरिक नुकसान हो सकता था या बहुत ज्यादा गहरी चोट लग सकती थी। तो आप ये उत्तर लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? तो दूसरों की जान बचाना ये तो हमारा कर्तव्य है ही, और कौन कौन सी बातें हैं जो हमारा कर्तव्य हो सकता है? तो हमारे देश को स्वच्छ और साफ सुथरा रखना ये हमारा कर्तव्य है। देश के लोगों के साथ भाईचारापूर्ण व्यवहार करना, प्यार से रहना, ये भी हमारा कर्तव्य है। साथ ही देश की गरिमा को नुकसान न पहुंचे ये देखना, ये भी हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा दूसरों की मदद करना, एक दूसरे के साथ हिलमिल कर रहना, गरीब पिछड़े लोगों को मदद करना, सबको समान अवसर प्रदान करना, ये सारे हमारे कर्तव्य है और इनका पालन हमें करना चाहिए। प्रश्न 3, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? तो मुख्य अतिथि को द्वार पर रोक देना बिल्कुल सही था, क्योंकि मुख्य अतिथि के पास निमंत्रण पत्र नहीं था और नियम जो होते वो सबके लिए समान होने चाहिए, चाहे वह मुख्य अतिथि हो या साधारण आदमी हो। सबके लिए जब समान नियम कायदे कानून होंगे तभी न्याय व्यवस्था टिक सकती है और एक सुचारू रूप से संचालन व्यवस्था हो सकती है और एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। इसलिए मुख्य अतिथि को द्वार पर रोकना सही था। यदि ऐसा नहीं करना चाहते थे, आप मुख्य अतिथि को द्वार पर रोकना नहीं चाहते थे, तो उन्हें भी निमंत्रण पत्र देना चाहिए था। मुख्य अतिथि यदि निमंत्रण पत्र लाना भूल गए या उन्हें निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया है तो ये जो आयोजन करने वाले लोग हैं, जो संचालन कर रहे हैं, उनकी गलती है। लेकिन नियम सबके लिए समान होते हैं, इसलिए मुख्य अतिथि को भी द्वार पर रोकना सही था। प्रश्न 4, आपको कहां कहां पर भेदभाव की नीतियां दिखाई देती है? तो हम देख सकते हैं कई जगहों पर भेदभाव की नीतियां होती है। कई जगह पर हमारे नज़र के सामने ऐसा होता है कि कई लोगों के साथ अच्छा व्यवहार होता है और कई लोगों के साथ बुरा व्यवहार होता है। जैसे कि मान लो कि आप राशन की दुकान पर जाओगे, राशन खरीदने के लिए लंबी लाइन है और जो सरकारी राशन मिलता है वहाँ पर, और बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, लेकिन कई बार कोई अपने पहचान वाला आता है तो वो बीच में आकर बिना लाइन में जुड़े ही अपना राशन लेके चला जाता है। केरोसिन या घासलेट की जो लाइन होती है वहाँ पर भी ऐसा होता है। कई बार हम बिजली वगैरह का बिल भरने जाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत लंबी कतार होती है, लाइन होती है, और कई लोग अपनी पहचान का इस्तेमाल करके बीच में ही न लाइन में जुड़कर बीच में ही अपना बिल और पैसे देकर अपना काम करवा लेते हैं। बैंकों वगैरह में भी यही होता है, सरकारी दफ्तरों में ये होता है। तो ये भेदभाव की नीति होती है, नियम सबके लिए समान होने चाहिए। इसी तरह कई बार हम देखते हैं कि आजकल जो चालान कट रहा है, मास्क वगैरह पहनने का चालान होता है या फिर हेलमेट नहीं है, तो इनका जो दंड दिया जाता है, जो चालान कटता है, जो फाइन होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो पुलिस वाले होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस होती है, वो सबके लिए एक समान नियम नहीं बनाती। अपने रिश्तेदार हो या कोई अपने पहचान वाला हो या कोई फिर अफसर हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, तो उनके ऊपर कोई कायदे कानून लागू नहीं होते हैं। वे मास्क ना पहने या हेलमेट ना हो तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन आम आदमी को ऐसा कई बार देखने को मिलता है, हम वीडियो भी देखते हैं कि आम आदमी को परेशान किया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, नियम होने चाहिए। मास्क नहीं पहना है या हेलमेट नहीं है या जो भी कायदे कानून है उसके अनुसार हम नहीं है तो सबका चालान कटना चाहिए। चालान तो कटना ही चाहिए, ये सही है, ओके। और कायदे के हिसाब से हमें फाइन भी भरना चाहिए, लेकिन ये कायदा और ये कानून सबके लिए होने चाहिए, न कि केवल एक आम आदमी के लिए हो और फिर पहचान वाला या कोई बड़ा नेता वगैरह
आराम से निकल जाए। तो ये भेदभाव की नीतियाँ हम देख सकते हैं। प्रश्न 5, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सफल होने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, प्रामाणिकता से कार्य करना चाहिए और सच्ची लगन से कार्य करना चाहिए। जो इंसान अपने कर्तव्य के प्रति, अपने कार्य के प्रति और जो अपना लक्ष्य है उसके प्रति प्रामाणिकता से मेहनत करता है और कड़ी मेहनत करता है, जी लगाकर मेहनत करता है, लगन से मेहनत करता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करता है, वह निश्चित रूप से सफल होता ही है। तो सफल होने के लिए हमें कड़ी मेहनत, योग्य दिशा में मेहनत करनी चाहिए और कड़ी जी लगाकर लगन से मेहनत करनी चाहिए। प्रश्न 6 है, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? तो प्रामाणिक इंसान किसे कहा जाएगा? प्रामाणिक इंसान उसे कह सकते हैं जो अपना कार्य करने के लिए अपना खुद का या अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करे, कभी भी गलती से भी सरकारी चीज़ हो या दूसरे की जो चीज़ें होती है उसका इस्तेमाल ना करे। मतलब कि जो इंसान प्रामाणिक रहता है अपने कार्य में, अपने कर्तव्य में प्रामाणिक रहता है, उसे हम प्रामाणिक इंसान कह सकते हैं। चाहे वो छोटे से छोटे पद पे हो या फिर प्रधानमंत्री तक के बड़े से बड़े पद पर क्यों ना हो, लेकिन जो अपना कार्य, अपना कर्तव्य, अपना दायित्व प्रामाणिकता से निभाता है उसे हम प्रामाणिक इंसान कहते हैं। प्रश्न 2, आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को अपनी भाषा में लिखिए। तो ये प्रश्न आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, अपने कल्पनाओं के आधार पर। आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो तो उसके बारे में आपको लिखना है, या फिर कहीं पर कोई घटना या प्रसंग पढ़ा हो तो उसके बारे में आपको लिखना है और अपने दोस्तों को भी बताना है। जैसे कि कोई भी घटना हो सकती है, मान लो कि आप कहीं जा रहे हो बस में बैठकर और अचानक अकस्मात हो गया हो, या फिर आप जिस बस में बैठे हो उस बस में कोई चोर या डाकू या कोई लुटेरा आ गया हो और उसने किसी का सामान चोरी करने का प्रयत्न किया हो और कोई बहादुर इंसान ने या लड़के ने उसकी मदद की हो, लड़की ने उसकी मदद की हो और बचाया हो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं दिन प्रतिदिन हमारे आसपास होती रहती है। तो आपको ऐसी ही किसी घटना को जो आपने सुनी हो या देखी हो या फिर पढ़ी हो, उसे अपने शब्द में यहाँ पर लिखना है। प्रश्न 3, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। उसमें पहला है, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? मान लो कि पक्षी बोलते, वैसे पक्षी बोलते ही है लेकिन हमारी तरफ भाषा में, हमारी जुबान में बोलते, जो हम समझ पाते, शब्दों का उपयोग करके बोलते, तो पक्षी क्या कहते जो पेड़ों की कटाई है उसके बारे में? तो यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के बारे में कहते कि भाई ये इतने सारे जो पेड़ आप इंसान अपने निजी स्वार्थ के लिए काट रहा है, इससे हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, हमारे तो घर नष्ट हो रहे हैं, हमारे घोंसले पेड़ों पर होते हैं, हमारा आशियाना पेड़ों पर होता है और पेड़ों की कटाई की वजह से आप पेड़ काट के चले जाते हो लेकिन हमारे बारे में सोचते ही नहीं हो। एक पेड़ कटता है तो उस पर से 100 या 200 पंछियों के घोंसले होते हैं, इनके सारे पक्षियों के घर बिखर जाते हैं, फिर से उनको कड़ी मेहनत करके घोंसले बनाने पड़ते हैं। तो इनका दर्द हम ही जानते हैं। और पक्षी कहते हैं कि मान लो कि आपका कोई घर तोड़ दे, कोई बुलडोजर जेसीबी वगैरह लाकर आपका घर गिरा दे, तो आपको कितना कष्ट होता है, आपको कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है। वही दुख हमें भी होता है। आप एक पेड़ काटते हो, पेड़ की टहनी काटते हो, डाली काटते हो, तो उस पर रखे हमारे घोंसले टूट जाते हैं। हम पंछी है, हमारा कोई पक्का मकान नहीं होता है, इन घोंसलों में ही हम रहते हैं और ये पेड़ हमें आश्रय देते हैं और जब आप इन्हें काट देते हो तो हमें बहुत दुख होता है। आप हमारे लिए कोई और व्यवस्था नहीं करते हो, तो कृपया पेड़ों को मत काटो। और यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो पेड़ों को काटते हो, तो जब एक पेड़ कटता है तो आप 100 पेड़ लगाने का एक संकल्प करें और पेड़ लगाए, तभी जाके पेड़ काटे। तो ये पक्षी कह सकते हैं, और भी आप अपनी कल्पनाओं के आधार पर, अपनी सर्जन शक्ति के आधार पर इसमें लिख सकते हो। दूसरा प्रश्न है, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? मानो कि धरती, ये जमीन बोल पाती तो इंसान के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती? तो धरती यदि बोल पाती तो ईश्वर से जाके वो इंसान के बारे में शिकायत करती कि इंसान बहुत ही स्वार्थी है, साथ ही साथ निर्लज हो गया है। वह मुझ पर अनाज उगाता है, मेरे पर खेतीबाड़ी करता है, लेकिन फिर वो मेरा किया हुआ सब कुछ भूल जाता है, मेरा दिया हुआ सब कुछ भूल जाता है। इंसान, मैं सारे इंसान को, सभी इंसान जो जीते हैं, जीवित है, उन सबको खाना देने का कार्य धरती करती है, मैं करती हूँ। मुझ पर जो अनाज
धान वगैरह उगाया जाता है, उसी से उनका दाना पानी चलता है, उनका खुराक बनता है। लेकिन फिर भी यह इंसान स्वार्थी है और अब वह धरती को मिटा देना चाहता है। कई जगहों पर वो गड्ढे खोद खोद कर बड़ी बड़ी सीमेंट की इमारतें बना रहा है, कहीं पर भी धरती बची नहीं है। पेड़ पौधे काट रहा है और धरती को उज्जड़ वीरान बना रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि धरती की जो सुंदरता है, मेरी जो सुंदरता है, वो खत्म हो रही है। इंसान अपनी इस सफल होने की डोट में सफल होने के लिए इतना भाग रहा है और विकास करने के नाम पर इतने पेड़ पौधे काट रहा है, सारी धरती पर से पेड़ पौधे खत्म कर रहा है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि धरती अब दिख ही नहीं रही है। शहरों में तो बिल्कुल मिट्टी देखने को नहीं मिल रही है, पेड़ पौधे देखने को नहीं मिल रहे हैं और इससे मेरी सुंदरता खत्म हो रही है। इसीलिए मैं मैं आपसे मनुष्य के बारे में शिकायत करती हूँ। यह इंसान इतना स्वार्थी है कि जिस धरती से वह सब कुछ प्राप्त करता है उसे ही भूल गया है, उसे ही प्रदूषित कर रहा है। अलग अलग कंपनियां, फैक्ट्रियां वगैरह बनाकर मुझे बर्बाद कर रहा है। तो कृपया आप इस इंसान के बारे में कुछ हल निकालिए, इस इंसान को समझाइए। तो इस प्रकार से धरती यदि बोल पाती तो ईश्वर से बहुत सारी शिकायतें मनुष्य के बारे में करती। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ केवल एक परिच्छेद दिया हुआ है जिसे आपको पढ़ना है और फिर लिखना है। तो किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खोने पर भी मनुष्य के पास क्या होना जरूरी है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, उस उम्मीद का होना जरूरी है जिसके बलबूते पर हम खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात की यहाँ पर कि किसी ने विवेकानंद जी से पूछा कि भाई सब कुछ खो जाए, इंसान का सब कुछ खत्म हो जाए तो उसके लिए पास अब क्या होना जरूरी है? तो विवेकानंद ने कहा कि उस उम्मीद का होना बहुत जरूरी है कि जिसके बलबूते पर वह या हम सब कुछ जो हमारा खो चुका है उसे वापस पा सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, ये आपको पढ़ना है और लिखना है। प्रश्न 5, निम्नलिखित परिच्छेद यहाँ 2 परिच्छेद दिए हुए, तो निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो विराम चिन्ह हमें लगाने हैं। हम जानते हैं विराम चिन्ह क्या होते हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक विराम, विस्मयादिबोधक विराम, योजक, इकहरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह, ये सारे विराम चिन्ह होते हैं। तो यहाँ कुछ दिए हुए हैं, इनका हमें उपयोग करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने पहले से इनको लिखा हुआ है। देखते हैं पहला परिच्छेद, बात पुराने जमाने की है। तो फिर यहाँ पर हमने पूर्ण विराम किया हुआ है। बात पुराने जमाने की है, पूर्ण विराम। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। तो पूर्ण विराम आएगा फिर से। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए, फिर से पूर्ण विराम। वहां जाकर बोले, तो यहाँ बोले तो यहाँ पर आएगा अल्प विराम और फिर दोहरा अवतरण चिन्ह यहाँ से। मान्यवर हम दोनों ही आपकी संतानें हैं, पूर्ण विराम। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है, प्रश्नार्थ चिन्ह और फिर दोहरा अवतरण चिन्ह पूर्ण करना है। तो इस प्रकार प्रथम परिच्छेद में विराम चिन्ह लगाने। अब दूसरा परिच्छेद देखते हैं। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है, पूर्ण विराम आएगा यहाँ पर। फिर जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं, अर्ध विराम, यानी कि ऊपर इसे बिंदी करके नीचे अल्प विराम जैसा करते हैं, अर्ध विराम जो यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला। धन का उचित विनियोग करते हैं, उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, पूर्ण विराम करना है। इसी के द्वारा मूर्ख, चतुर, तो मूर्ख के बाद अल्प विराम, चतुर के बाद भी अल्प विराम, निर्धन फिर अल्प विराम, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है, पूर्ण विराम यहाँ पर। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते, अर्ध विराम, जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता, पूर्ण विराम आएगा यहाँ पर। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेश एक रत्न राशि है? तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा। तो इस प्रकार से आपको विराम चिन्ह लगाने हैं और ये परिच्छेद फिर से लिखना है। अब बात करते हैं स्वाध्याय की। इससे पहले यहाँ पर QR कोड दिया हुआ है जिसे स्कैन करके आप स्वाध्याय से रिलेटेड बातें जान सकते हो अपने मोबाइल से या दीक्षा ऐप से। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? तो लड़का क्यों रो रहा था? तो लड़के ने रोने का कारण बताया क्योंकि लड़का इसलिए रो रहा था, या लड़के ने रोने का कारण बताया कि उसकी एक चवन्नी जो थी वह कहीं गिर गई थी और अब उसकी माँ उसे बहुत पीटेगी, इसलिए वह रो रहा था। नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ?
तो नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे है, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो इस प्रसंग में नरेंद्र में बहादुरी, दूसरों की मदद करना, प्रेम भावना, भलाई, ये सारे गुण नजर आते हैं। द्वार पे, और मानवता भी लिख सकते हो कि मानवता का गुण भी था, तभी जाकर वो दूसरों की मदद कर सकता है। तो ये सारे बहुत सारे गुण आप है जो नरेंद्र के अंदर, इस इकाई के अंदर दिए गए हैं, जो आप लिख सकते हो। प्रश्न 4, द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? तो द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्य वहां आए और रानडे को खींचकर या उनका हाथ पकड़कर उन्हें जो स्टेज बनाया हुआ था वहां पर ले जाने लगे। अल्पाहार के समय, प्रश्न 5, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? तो अल्पाहार के समय टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। छठा है, सफलता के क्या क्या आधार है? तो सफलता के आधार कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, ये सब कुछ है। और आप इकाई में से भी ढूंढ कर लिख सकते हो, जो हमने पढ़ी है पहले, कि सफलता के आधार क्या क्या है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो इस प्रकार से आप इकाई में से भी इसके उत्तर ढूंढ सकते हो। आगे है, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? तो हजरत अली पहले राज का कार्य कर रहे थे, इसलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब वह अपना निजी कार्य करने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने राज की जो मोमबत्ती थी उसे बुझा दिया और अपनी निजी मोमबत्ती जो अपने पैसों से लाई हुई थी उसे जला दिया। प्रश्न 8, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? तो हमारे पुरखों ने क्या कहा है, उसका उत्तर भी इस इकाई के अंतिम वाक्य में मिल जाता है कि हमारे पुरखों ने क्या कहा है। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृधः कश्चिद् धनम, अर्थात किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो हमारे पुरखों ने कहा है कि किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो इस प्रकार इन 8 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि तो क्या हुआ, इस बच्चे की जान बचाना मेरा कर्तव्य है और चीज से, वस्तु से बढ़कर, किसी व्यक्ति की जान से बढ़कर कोई भी, चाहे कितनी भी कीमती वस्तु हो, वह नहीं हो सकती है। तो लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि तो क्या हो गया, यदि मेरा शिवलिंग जो है वो टूट गया, इस लड़के की जान बचाना जरूरी था और किसी व्यक्ति के, किसी मनुष्य के जीवन से बढ़कर कुछ नहीं होता है, कोई भी चीज महंगी नहीं हो सकती। रानडे को किसने रोका और क्यों? तो रानडे को स्वयं द्वार पर खड़े स्वयंसेवक ने रोका, जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि रानडे के पास निमंत्रण पत्र नहीं थे और स्वयंसेवक को आदेश था कि जिनके पास निमंत्रण पत्र हो उन्हीं को अंदर भेजा जाए, इसलिए रानडे को उसने रोका। प्रश्न 3, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? तो कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी इसलिए दंग रह गए क्योंकि अंडर 14 टीम का कप्तान पूरी रात भर प्रैक्टिस करता रहा। वो कार्य जो क्रिकेट के लिए टीम तय हुई थी, बाकी सारे जो खिलाड़ी थे वो टीम में शामिल होने मात्र से खुश थे, लेकिन जो कप्तान था वो अभी भी मेहनत कर रहा था, अभी भी अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। वो पूरी रात भर एक हाथ से गेंद फेंकता था, दीवार पर गेंद टकराकर जब वापस आती तो उसे बल्ले से मार रहा था। तो कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी उसकी यह कड़ी मेहनत, सफलता प्राप्त करने की लगन देखकर दंग रह गए। प्रश्न 4, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो राजकाज का काम जब हर कोई प्रामाणिकता से कार्य करे और अच्छे से कार्य करे तभी चल सकता है। और अच्छे से यदि आपको इसका उत्तर लिखना है तो आप यहाँ पर ये जो दिया हुआ है वहीं से लिख सकते हो कि राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में प्रामाणिकता हो। जिस तरह की हजरत अली में प्रामाणिकता थी, वैसी प्रामाणिकता जब लोगों के अंदर आ जाए तभी जाके राजकाज का काम अच्छी तरह से चल सकता है। प्रश्न 3,
उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए। तो यहाँ पर हमें वैकल्पिक उत्तर दिए हुए हैं, तो हमें सही विकल्प पसंद करके उसमें गोला करना है। तो प्रश्न 1, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? अठन्नी, चवन्नी, शिवलिंग या रुपया? तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा चवन्नी। तो हम गोला नहीं करते, सही का निशान करेंगे चवन्नी। ओके। प्रश्न 2, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? बिल्कुल सरल प्रश्न है। हजरत अली, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद या फिर महादेव गोविंद रानडे? तो सही उत्तर आएगा मुख्य अतिथि थे महादेव गोविंद रानडे। प्रश्न 3, स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? निमंत्रण पत्र, राशन कार्ड, पहचान पत्र या फिर ड्राइविंग लाइसेंस? तो स्वयंसेवक सबको निमंत्रण पत्र देकर यथास्थान ले जा रहा था, तो ये सही विकल्प है। स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? विश्राम गृह, भोजन कक्ष, मंच या सभागृह? तो स्वागत समिति के सदस्य रानडे को मंच की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। आप देख सकते हो सभागृह आता है या मंच। ओके, तो यहाँ पर सभागृह नहीं लिखना है आपको, मंच लिखना है। मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। कई बार सभागृह ये शब्द विद्यार्थी लिख देते हैं और गलती कर देते हैं, तो हमने इसे श्योर कर लिया कि मंच की ओर ही ले कर जाने का प्रयास कर रहे थे। प्रश्न 5, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? कोच को, मैनेजर को, कप्तान को या डॉक्टर को? तो कप्तान को ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। अब प्रश्न 4 देखते हैं। कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर कोष्टक में कुछ शब्द दिए, उनके समानार्थी शब्दों की जोड़ बनानी है और फिर वाक्य प्रयोग करना है। तो पहले हम सारे शब्द पढ़ लेते हैं। कामयाबी, जांच, सफलता, ख्याल, अमीर, विख्यात, नुकसान, परीक्षण, विचार, प्रसिद्ध, हानि और धनवान। तो कामयाबी शब्द का जो समानार्थी शब्द बनता है वह है सफलता। और वाक्य प्रयोग हम कर सकते हैं कि जीवन में अच्छे काम कड़ी मेहनत करने पर हमें कामयाबी मिलती है। कड़ी मेहनत ही सफलता का आधार होता है। दूसरा शब्द है जांच। तो जांच का समानार्थी शब्द बनता है परीक्षण, तो उसे हम जोड़ेंगे परीक्षण से। तो स्कूल में बच्चों की जांच करने के लिए अधिकारी आए हुए हैं, परीक्षण। परीक्षण अधिकारी पाठशाला में आजकल ज़्यादा दिखाई देने लगे हैं। तो इस प्रकार से आप अपने हिसाब से कुछ भी वाक्य बना सकते हो जो इस शब्द के साथ बंद या योग्य रूप से सटीक हो। ख्याल, ख्याल का समानार्थी होता है विचार। मेरे ख्याल से यह कार्य अच्छा नहीं है। विचार करके बताओ कि इसमें से कौन चतुर है। तो इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। अगला शब्द है अमीर। तो अमीर का समानार्थी जो शब्द होता है वह होता है धनवान। वह लड़का बहुत ही अमीर है। धनवान के घर किसी भी चीज की खोट या कमी नहीं होती। अब है विख्यात शब्द। विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। ओके, विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। उनकी दुकान पूरे बाजार में विख्यात है। प्रसिद्ध दुकान से खरीदारी करने का मजा ही कुछ और होता है। या आप अपने हिसाब से और भी वाक्य बना सकते हो। अब शब्द है नुकसान। तो इसका मतलब समानार्थी शब्द है हानि। तो कल तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ ये नुकसान शब्द देख लिए। यहाँ पर कई बार मिंडी वाला स बना देते हैं लोग। ये मिंडी वाला स नहीं आता है, यही आता है, ये ध्यान रखना है। हानि, कल 5,000 रुपये की हानि से मैं बाल बाल बच गया। तो इस प्रकार से हमें समानार्थी शब्द के जोड़े मिलाने हैं और फिर प्रत्येक का वाक्य प्रयोग भी करना है। आप अपने हिसाब से वाक्य प्रयोग कर सकते हो। आगे देखते हैं भाषा सज्जता। भाषा सज्जता में हम भाषा के संबंधित बातें सीखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। पहला है, राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया है। तो यहां पर अंडरलाइन शब्द है 2 लीटर। दूसरा है, किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी।
तो 50 ग्राम शब्द है। तीसरा, राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया, तो यहाँ पर जो शब्द है वह है थोड़ी। और चौथा, पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए, तो यहाँ जो शब्द है वह है कुछ। तो कुल हमें चारों वाक्य में 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी और कुछ ये सारे शब्द मिल रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ शब्दों को रेखांकित किया गया है। ये शब्द नाप तोल को दर्शाते हैं, यानी कि नाप तोल को दर्शाते हैं। 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ा, थोड़ी या कुछ, ये नाप या तोल को दर्शाते हैं। जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। याद रखिए विद्यार्थी मित्रों, जो शब्द किसी वस्तु के नाप तोल को दर्शाते हैं उसे परिमाणवाचक, यहाँ परिणाम नहीं है, ध्यान रखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक विशेषण को छांटकर यहाँ चौकोर में लिखना है। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, उसमें से हमें परिमाणवाचक विशेषण छांटने हैं, ढूंढने हैं। पहला है 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पर परिमाणवाचक? 2 मीटर। दूसरा, दिनेश ने बहुत मिठाई खाई, तो यहाँ पर शब्द आएगा बहुत। तीसरा, राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, तो थोड़ा शब्द आएगा। और चौथा, मीना ने 1 किलो हल्दी ली, तो 1 किलो ये परिमाणवाचक विशेषण है। तो इस प्रकार से ये जो अंडरलाइन किया हुआ है शब्द, ये सारे शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। मेरा काम पूरा हो गया, तो शब्द है मेरा। वह आदमी जा रहा है, वह शब्द है। यह घोड़ा है, यह। मुझे कोई किताब दे दीजिए, कोई। और पांचवा है, वे कौन लोग थे, तो यहाँ पर है कौन शब्द। तो उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द मेरा, वह, यह, कोई, कौन, ये सारे सर्वनाम है। ये शब्द संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं। ओके, तो मेरा, वह, यह, कोई, कौन, ये शब्द सर्वनाम है और ये संज्ञा की, ये सारे शब्द संज्ञा की विशेषता दर्शाते हैं। मतलब कि ये सर्वनाम है लेकिन संज्ञा की विशेषता दर्शाने का कार्य भी करते हैं। तो जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। याद रखिए विद्यार्थी मित्रों, जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सूचना है, निम्नलिखित वाक्यों में से सार्वनामिक विशेषण को छांटकर चौकोर में लिखना है। तो यहाँ कुछ 5 वाक्य दिए हुए हैं, उनमें से हमें सार्वनामिक विशेषण को अलग छांटना है, ढूंढना है। पहला वाक्य, वे लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कौन होगा? ये वाला शब्द वे, तो वे सार्वनामिक विशेषण है। दूसरा, तुम्हारा काम पूरा हो गया, तो यहाँ पर तुम्हारा शब्द सार्वनामिक विशेषण है। तीसरा, यह पेंसिल हिरल की है, यह शब्द सार्वनामिक विशेषण है। फिर है, वह लड़की पढ़ रही है, तो वह शब्द भी सार्वनामिक विशेषण है। और अंतिम वाक्य, सरला को कोई खिलौना दो या खिलौने दो, तो कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार से आपको सार्वनामिक विशेषण की व्याख्या समझ में आ गई होगी, साथ ही कुछ उसके उदाहरण भी देखे हमने। तो इस प्रकार से आपको सार्वनामिक विशेषण अलग छांटने हैं। योग्यता विस्तार देखते हैं, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंग पढ़िए और अपने साथी मित्रों को सुनाइए, प्रार्थना सभा में भी सुना सकते हो आप में क्या क्या खूबियां है और क्या क्या कमियां, ये अपने साथियों के जरिए जानिए और उसकी सूची बनाइए। तो आप अपने दोस्तों के साथ ये प्रोजेक्ट वर्क, प्रकल्प कार्य कर सकते हैं कि आप में क्या खूबी है और क्या कमियां, ये आप अपने दोस्तों को बताने के लिए कहिए, वो आपको बताएंगे और आप अपने दोस्त को बताइए उसकी खूबियां और कमियां। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, रानी लक्ष्मीबाई आदि के जीवन पर आधारित फिल्म या फिर धारावाहिक देखिए। तो बहुत सारे जो हमारे महान नेता है, स्वतंत्र सेनानी है, उनके जीवन पर बहुत सारे फिल्म और धारावाहिक चलते रहते। तो आप देखिए, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, डॉक्टर BR आम्बेडकर, ओके, भीमराव आम्बेडकर नामक एक सीरियल भी बहुत आ रहा है। तो ये महान पुरुषों के जीवन पर आधारित फिल्म या धारावाहिक होता है। तो इन्हें देखिए और उनके जीवन पर से कुछ सीखने की, प्रेरणा लेने की कोशिश कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने दूसरी इकाई हम भी बने महान के अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सत्ता की चर्चा की। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।